नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज मेरे साथ आप चर्चा में हैं शांति बिल को लेकर के। हाल ही में भारत की संसद से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की साइन के बाद में शांति बिल पास करा दिया गया, यानी कि अब एक कानून बन चुका है। क्या है शांति बिल, जिसके चलते विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप आने वाले समय में भारत की क्रिटिकल सुरक्षा को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। और ये प्राइवेट नहीं, असल में आप कुछ लोगों के हाथ में दे रहे हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स की जगह आप ओलिगार्क को, जैसे अपन देश में आजकल डुओपोली की चर्चा सुनते आ रहे हैं कि इंटरनेट क्षेत्र में दो बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं। तो फिर ट्रैवलिंग में दो बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं मोबिलिटी को लेकर के, या ई कॉमर्स में दो ब्रांड काम कर रहे हैं। तो आप बोले इस तरीके से न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को ला करके देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ऐसा क्या है इस बिल में जिसका जिक्र होना जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही यह कानून बना है, विपक्ष सरकार के पुराने बात को लेकर के हमलावर है कि जब हम सत्ता में थे और आप विपक्ष में थे तब आपने इस बिल को आने नहीं दिया था। सुरक्षा हवाला देकर के, भारत की नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित सुरक्षा हवाला देकर के, और अब आप इसे लेकर आ गए हो, कानून बना दिया है। आइए चर्चा करते हैं साथियों, असल मायने में शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति बिल, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस द्वारा लाया गया था। लोकसभा में 15 दिसंबर को लाया गया, लोकसभा से 17 दिसंबर को पास हुआ। इसके बाद राज्यसभा से 18 दिसंबर को इसे पास किया और उसके बाद में राष्ट्रपति ने इस पर 22 दिसंबर को हस्ताक्षर कर दिए। लोकसभा के अंदर जब यह बिल आया था तो अपोजिशन ने इसका विरोध किया था, क्योंकि अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को केंद्र सरकार के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर सहूलियत देने की कहिए, या फिर कहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी भी अब ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये ऑप्शन प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो आइए आज के सेशन में इस विषय पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं और जानते हैं कि जिस शांति बिल को लेकर के चर्चा हो रही है, वो शांति बिल किस तरह से देश में अशांति का डर पैदा कर रहा है। शांति बिल चूंकि पास हो चुका है तो एक्ट में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस एक्ट को अमेरिका आज तारीफ कर रहा है। अमेरिका की तारीफ में है कि भारत के साथ भविष्य में हमें पार्टनरशिप और पीसफुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन में हेल्प होगी। ये कौन सी ऐसा बिल है जिसको लेकर के अमेरिका वाले लोग खुश हो रहे हैं, और वो असल में क्यों खुश हो रहे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले बिल को शुरू से शुरू करते हुए अमेरिका की खुशी तक चलेंगे। पार्लियामेंट का विंटर सेशन, जैसा आप जानते हैं संसद हमारी 3 बार बैठती है। 3 बार कब बैठती है? विंटर मतलब बजट सेशन के अंदर, मानसून सेशन के अंदर और विंटर सेशन के अंदर, शीतकालीन सत्र। तो 2025 का आखिरी सत्र था जो पूरा हो गया। इस सत्र में बिल लाए जाते हैं। बिल को पहले यहां पर बैठे हुए जो माननीय हैं वो अपने वोट से उसे पास कराते हैं। जिनको विरोध करना होता है वो विरोध करते हैं, तर्क देते हैं। सरकार उनके पक्ष में जो बिल लेकर आती है उसके पक्ष में पॉइंट रखती है। कुल मिलाकर बिल्स को पास किया जाता है, और पास होने पर जो जो डिपार्टमेंट बिल्स लाता है वो इस तरह से पार्लियामेंट अफेयर्स की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उनमें से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल लाया गया था एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इस बिल के अंदर क्या प्रोविजन था मैं उसको बताता हूं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का एक सिंबॉलिक चिन्ह है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि एनर्जी पैदा होने के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। कई विकल्प में, जिस तरह से आज आप कोयले से ऊर्जा उत्पन्न होते हुए सुनते हैं, आप पानी से बिजली उत्पन्न होते हुए सुनते हैं, ऐसे ही सोलर से बिजली उत्पन्न होते हुए सुनते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली उत्पन्न होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पानी को भाप में बदलने के लिए जिस ऊर्जा को, या फिर कहिए कि जिसकी हीट को यूज किया जाता है, वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है। आसान रूप से अगर कहें तो जब हम कोयले से बिजली बना रहे होते हैं तो कोयले की ऊष्मा से, हीट से, हम पानी को पहले भाप में बदलते हैं, और उस भाप के प्रेशर से हम टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। जनरेटर से आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ग्रिड के माध्यम से जहां भेजना चाहते हैं वहां भेज देते हैं। यह सिंपल प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से टरबाइन घुमाना उद्देश्य है न्यूक्लियर रिएक्टर का भी। न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसा कहा जाए कि 1 किलो जो यूरेनियम है, नाभिकीय विखंडन जिसके अंदर हो सकता है, वो यूरेनियम कई टन, कई मतलब 1000 टन कोयले से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो उस ऊर्जा में, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए जो आपने न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया है, वो फ्यूल ज्यादा एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, तो ज्यादा रिफाइन माना जाता है।
प्रदूषण रहित माना जाता है। रहित से मतलब कि जो प्रदूषण है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस का ही है या फिर फिजाइल मटेरियल के कचरे का है। उसके अतिरिक्त जो रेडिएशन से अतिरिक्त जो नुकसान है पर्यावरण को, जैसे कोयले से धुएं का नुकसान होता है, वो यहां पर नहीं होता। तो इसलिए इसे क्लीन एनर्जी के रूप में रखा जाता है। दुनिया चूंकि कार्बन प्रदूषण से पीड़ित है, ऐसे में कार्बन प्रदूषण को खत्म करने के टारगेट लिए गए हैं। कार्बन जीरो एमिशन के नाम पर भारत ने भी टारगेट लिया हुआ है कि हम भी आने वाले समय में कार्बन उत्सर्जन को कम कर देंगे। इसी के लिए हम कोयले के स्थान पर अन्य जो ऊर्जा के साधन हो सकते हैं उन पर काम कर रहे हैं। उन्हीं में सोलर एनर्जी भी एक है, उन्हीं में न्यूक्लियर एनर्जी भी एक है। न्यूक्लियर एनर्जी फिलहाल भारत जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 8.78 गीगावाट है। इसे हम 2047 तक 100 गीगावाट उत्पन्न करना चाहते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 100 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने का है। 2031 तक 22.38 गीगावाट बिजली उत्पादन का हमारा लक्ष्य है। तो बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी से जो बिजली है, जो कि अभी फिलहाल 2% इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी मिक्स का है, इसे बढ़ाते हुए हम 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। जब हम 100 गीगावाट बिजली उत्पादित करेंगे उस समय हम ये मानकर चलते हैं कि देश में जो क्लीन एनर्जी है वो भरपूर मात्रा में होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए रिएक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। रिएक्टर्स देश में आज भी हैं, लेकिन 2047 तक अगर बिजली का उत्पादन करने में आज से अगर 10 गुना ज्यादा बिजली उत्पन्न करनी है, 12 गुना ज्यादा बिजली उत्पन्न करनी है, तो उसी क्रम में हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जितने ज्यादा रिएक्टर्स होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए खर्च बढ़ेंगे। खर्च बढ़ेंगे, खर्च के साथ साथ उनके प्रबंधन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में चूंकि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो रिएक्टर बनाने, उन्हें ऑपरेट करने, उन्हें ओन करने और उनमें फिजाइल मटेरियल यानी कि नाभिकीय विखंडन के लिए जो आवश्यक तत्व है उसे प्रोड्यूस कराने संबंधी कुछ चुनौतियां हैं। साथियों, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज किया जाने वाला नाभिकीय पदार्थ है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो ईंधन है, यदि यूरेनियम यूज किया जा रहा है तो वही यूरेनियम अपने एक एनरिचमेंट के स्तर तक पहुंचकर न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज होता है। ऐसे में रिएक्टर के अंदर यूज किया गया यूरेनियम फ्यूल वो बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। सामान्यतया रिएक्टर्स के साथ ये डर बना रहता है। इसीलिए रिएक्टर्स को बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस में रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्टर के नाम पर मंगाया गया फ्यूल किसी और उपयोग में ले लिया गया हो। हालांकि इसके और विकल्पों पर भी चर्चा चल रही है। जैसे भारत के केरला के तट पर मोनाजाइट सॉइल करके जो चीज पाई जाती है, उसमें थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने पर रिसर्च की जा रही है। ऐसे में भारत का लक्ष्य चूंकि 100 गीगावाट है और सरकार इस काम में प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहती है, इसीलिए इस बिल को लाया गया। इस बिल के माध्यम से जो दो एक्ट भारत में पहले से चल रहे थे, उनमें से एक था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इन लोगों को फिलहाल के लिए एक सिविल लाइबिलिटी का एक्ट और था, दैट इज सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इनको रिपील कर दिया गया है। मतलब शांति एक्ट के आने से दो एक्ट जो पहले से थे, एक का नाम न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट और दूसरा सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। आसान भाषा में समझे तो पहले वाले में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था वो टेक्निकली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो जिम्मेदार संगठन मानती थी जिसे, उसका नाम न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड था, कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, दिशा देगा। लेकिन अब इस बिल के माध्यम से इसे हटा दिया गया है, अर्थात एनपीसीआईएल से जिम्मेदारी लेकर एईआरबी को दे दी गई है। एक पूरी तरह नई रेगुलेटरी बॉडी जो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब उसे ज्यादा स्वच्छंद रूप से काम करने का दे दिया गया कि तुम ही रेगुलेट करोगे रिएक्टर्स को। प्लस ये जो दूसरा पॉइंट है सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसमें ये प्रावधान था कि अगर देश में कोई भी न्यूक्लियर लीकेज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो रिएक्टर का फट जाना है, जिससे निकली हुई रेडिएशन से हजारों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि वो रिएक्टर से निकली हुई रेडिएशन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही नुकसान पहुंचाती हैं। दुनिया भर में फुकुशिमा या फिर चेरनोबिल तमाम वो घटनाएं हैं जो लोग न्यूक्लियर हादसों में याद रखते हैं। इसीलिए रिएक्टर्स की सुरक्षा में एक प्रोविजन डाला जाता है कि जिसने भी सामान सप्लाई किया है रिएक्टर का, वो भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि अगर उसने खराब क्वालिटी का सामान दिया है तो उसके चलते रिएक्टर में हुए नुकसान के लिए बिल वो भी भरेगा, उस इंश्योरेंस की रकम वो भी चुकाएगा।
वर्ष 2010 में जब भारत ये प्रावधान लेकर आया था, तब अमेरिका को इससे बड़ी आपत्ति हुई थी। क्यों? क्योंकि रिएक्टर्स के अंदर यूज होने वाले जो जहां पर रिएक्टर का ना मतलब न्यूक्लियर फ्यूल का विखंडन होगा, वो जो एरिया हैं, जो चैम्बर्स हैं, वो अमेरिकी कंपनियां बनाती हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत को उस सामान को बेचना चाहती हैं, लेकिन वो कंपनी जो भारत को रिएक्टर के लिए बड़ा वो कंपाउंड एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, वो इस बिल के चलते भारत के साथ व्यापार नहीं कर पा रही थी। उन्हें यह लगता था कि अगर भारत के साथ हम गए और गलती से कोई लीकेज की घटना हो गई, तो ये सारा की सारा इंश्योरेंस अमाउंट हमसे मांग लेंगे, जितने का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उससे ज्यादा का पैसा हमारे ऊपर आ जाएगा। इन लोगों का, अमेरिकियों का तर्क यह था कि जो ऑपरेटर है वो जिम्मेदारी ले इस बात की कि हाँ भाई, मुझसे गलती हुई है तो इंश्योरेंस की रकम मैं चुकाऊंगा। अब ये इंश्योरेंस का क्या कलेश है भाई? अगर नाभिकीय हादसा होगा, जैसे आपने भोपाल के अंदर गैस हादसे के बारे में सुनी है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का हादसा सुना है, उसके बाद जो नुकसान हुआ उसमें सरकारों को पैसा चुकाने के लिए उन लोगों को पकड़ना पड़ा, ढूंढना पड़ा, कई सारे विवाद उसके अंदर रहे। भोपाल गैस त्रासदी मतलब बड़े ब्लंडर फेलियर्स में से एक मानी जाती है सरकारी नाकामी के अंदर। ऐसे में आजकल इंश्योरेंस का सिस्टम चलने लगा है कि अगर इतना हादसा होता है तो इससे जो नुकसान होगा, व्यक्ति तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो धन जान की हानि होगी उसकी पूर्ति के लिए उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो बड़े इंश्योरेंस कराए जाते हैं। इन इंश्योरेंस की राशि भी देनी होती है, पहले कुछ कैपिटल भी जमा करा के रखना होता है। इन्हीं सब चीजों के लिए लायबिलिटी नामक शब्द यूज किया गया है। अभी सरकार ने क्या किया है, इस शांति बिल के माध्यम से यह जिम्मेदारी सप्लायर से लेकर के ऑपरेटर पर डाल दी है, जो अमेरिकी लोग पहले चाहते थे। और प्रीवियस गवर्नमेंट्स में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जो इसके अंदर सप्लायर की जो जिम्मेदारी थी, उसको जिम्मेदारी को सप्लायर पर ही डालकर चल रही थी, जिससे अमेरिका के साथ भारत का सिस्टम बैठ नहीं रहा था न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का। तो अमेरिकी खुश क्यों है? क्योंकि अब यह लायबिलिटी उस व्यक्ति पर आ गई जो ऑपरेट करेगा। ऑपरेट कौन करेगा? कोई लोकल प्लेयर, क्योंकि हमने लोकल प्लेयर्स को एंट्री देने की बात की है। हम इस बिल के माध्यम से चाहते हैं कि देश में अब न्यूक्लियर रिएक्टर प्राइवेट कंपनियां चलाएं। उनमें से जो एनरिचमेंट जैसे जो मेजर काम है, जो कि बड़े ही संवेदनशील हैं, यूरेनियम फ्यूल को एनरिच करने का, या फिर जो बच गया, जो बाद में जो कचरा है, नाभिकीय जो कचरा है, उसको डंप करने का, उनके ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो संवेदनशील कार्य हैं, वो भारत सरकार करेगी, ताकि सुरक्षा के साथ कोई कोताही ना हो। बाकी ओन करना, ऑपरेट करना, बिजली प्रोड्यूस करना, ये सारे काम प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर्स पर डाल दी जा रही है। तो प्राइवेट प्लेयर्स को लाने का सरकारी प्रयास, और चूंकि आने वाले समय में बिजली सरकार खुद खरीदेगी, जब इतनी बिजली पैदा होगी, तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल बनकर आ रहा है। ठीक है, यह है कुल मिलाकर इसका ब्लूप्रिंट, जिसमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी को पैदा करने का प्रयास है। इसमें प्राइवेट एंट्री को आसान बनाना है, गवर्नेंस को भी आसान करना है, ताकि वो गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह से AERB नाम का जो भारत का संगठन है वो करेगा। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी नहीं जुटा पाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी को रोक दिया गया है, यह कहकर के कि यह बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वैसे भी आप देश के अंदर नाभिकीय पदार्थ से जुड़ी जानकारी आरटीआई से प्राप्त नहीं कर पाते। आप ये आरटीआई में डालकर नहीं पूछ सकते कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहां रखा है, फॉर्मूला बता दो कैसे काम करते हो, ये बता दो कि कौन कौन लोग काम करते हैं, ये बता दो कि कहां से लाओगे। ये तमाम चीजों को अभी भी एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी के अंदर रखा है। प्राइवेट सेक्टर जहां मतलब इस बार परमिशन पा गया है, पहले वो परमिशन नहीं पाया करता था। तो इस प्रकार से पुराने फ्रेमवर्क में और नए फ्रेमवर्क में अंतर कर दिया गया है, सप्लायर को बचा दिया गया है। एटॉमिक एनर्जी के अंदर अब पूरी तरह से जो संगठन बनाया गया है, उस संगठन के अंदर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड अगर कोई निर्णय नहीं दे पाती, तो उसके ऊपर एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। अगर वो भी डिसीजन नहीं कर पाते, तो फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया है। उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का दे दिया गया, एरिया दे दिया गया है कि अगर फिर भी मामला सुलझता नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जा सकते हो। आरटीआई से इसको बाहर रख दिया गया है, ताकि संवेदनशील जानकारियों को बाहर ना लाया जा सके। यह काम करते हुए कुल मिलाकर के जो लायबिलिटी थी, वो सारी बातें अब मैं जो बता चुका हूं, ये सारी स्लाइड्स हमने उपलब्ध करा दी हैं, जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ गए हो। सरकार इस बिल को जब लेकर आई, तो इसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी बताई कि अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स केवल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं।
आने वाले समय में सरकार के अलावा सरकारी एक अधिकार समाप्त हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सरकार का एक तर्क और भी था इसमें, और वो तर्क ये था कि देश के अंदर ऑलरेडी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं, उनके पूरा होने में बड़ा समय लग रहा है। जैसे काकरापार जो है वो अभी भी मतलब दसों साल से चल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही कुडान कुलन का जो एक्सपेंशन है वो होकर नहीं दे रहा है। तो देश के अंदर ऑलरेडी जो सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें कोई ना कोई या तो फाइनेंस की दिक्कत है या फिर तकनीकी दिक्कत है, जिम्मेदारों की दिक्कत है, तो बोले इस काम को प्राइवेट प्लेयर्स को देकर के एंट्री कराई जाए। बड़ा सवाल बनता है, जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं तो क्या देश में मतलब क्या दुनिया के और देशों में भी प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा काम करते हैं? तो अभी आगे चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है? तो सदन में क्या हुआ? सदन के अंदर सरकार ने यह जानकारी दी, बताया कि हम 2 एक्ट को खत्म करके नया एक्ट लेकर आ रहे हैं। बिल में खास क्या रखा वो जानकारी मैंने आप लोगों को दी। और दुर्घटना होने पर रिएक्टर के आकार के अनुसार संचालकों को बीमा का दायित्व रखना होगा। यह राशि 11 मिलियन से लेकर 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच में होगी। बड़ी राशि है, ठीक है? सरकार इसके माध्यम से जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ाना चाहती है। इस उद्देश्य से 2047 का लक्ष्य 100 गीगावाट रखा गया है। सरकार की तरफ से इसका इंफॉर्मेशन आया, बता दिया गया कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रोग्रेसिव अप्रोच रख रहे हैं। तो फिर अपोजिशन को क्या दिक्कत थी इससे? अपोजिशन को दिक्कत थी कि पहले आप लोग इस लायबिलिटी के नाम पर विदेशियों को ही जिम्मेदार ठहराओ वाली जिम्मेदारी के लिए बवाल काटते थे जब अपोजिशन में थे 2010 में। अब आप पलटी मार गए हैं, तो अपोजिशन का यह पहला तर्क है। दूसरा तर्क यह है कि आप इस प्रकार का काम करके प्रो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं कि आइए उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों को आप इस काम को दे देंगे कि लीजिए और आप ही रिएक्टर भी ओपन करिए। तो देश के अंदर कुछ ही घरानों के पास में ये सारी चीजें आ जाएंगी, यह अपने आप में एक बहुत ही गलत हो जाएगा। इसी बात पर टीएमसी की तरफ से जो सांसद हैं उनके द्वारा भी ये जानकारी रखी गई, सागरिका घोष जी के द्वारा। उन्होंने अपोजिशन की तरफ से बात रखते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शांति बिल से प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर एनर्जी में लाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के नाम पर केवल 1-2 लोग ही ऊपर निकल कर आएंगे जो देश के सबसे अमीर हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुआ? वास्तविकता में सरकार प्राइवेट के नाम पर एक शब्द जो प्राइवेट यूज करके बढ़ रही है, उसमें देश के चुनिंदा जो घराने हैं उन्हें मौका देकर के वाकई में देश में लेवल प्लेइंग फील्ड्स को खत्म करती जा रही है। ये जो सरकारी प्रयास हैं जो कि इस समय इस सहूलियत के हिसाब से किए जा रहे हैं कि इन लोगों के पास धन है तो ये इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ये तात्कालिक सोच के रूप से सही हो सकता है, लेकिन सरकारों को ये समझना होगा कि एक दिन इन्हीं के द्वारा पैदा किए गए ये जो बड़े बड़े घराने हैं, ये एक दिन सरकार को अपने सीधे कंट्रोल में रखेंगे। सरकारों के हाथ में कुछ नहीं होगा। ताजा ताजा उदाहरण इंडिगो के रूप में देखा, जब भारत के एविएशन सेक्टर का, जिसमें सरकार उड़ान जैसी योजना लाकर आम आदमी को हवाई जहाज से उड़ाने के लिए तमाम चीजों में सुधार करती चली गई, तमाम फीस कटौती करती चली गई, और उसका लाभ एक कंपनी ने लिया और वो 60% तक का बाजार पर कब्जा करके बैठ गई। आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस तरह से अगर किन्हीं लोगों को बाजार में मौका दिया जाए या फिर उन्हीं के हिसाब से नियमों को बनाया जाए, तो आने वाले समय में ये चुनिंदा लोग ही सरकार को अपने इशारे पर नचाएंगे। ये जल्दबाजी में किए फैसले ये हो सकते हैं कि अभी इनके पास पैसा है तो इनको काम करने दो। हमने पहले भी कई बार कहा है, प्राइवेट प्लेयर का मतलब चुनिंदा लोग नहीं होते हैं। प्राइवेट प्लेयर का मतलब होता है कि आप उसमें कैटेगरी बना करके कि इस लेवल तक केवल इतने ही पैसे वाला आदमी एंट्री करेगा, इससे ज्यादा वाले को एंट्री नहीं करने देंगे। जिसकी नेटवर्थ इतनी है, इससे ज्यादा वाले लोग इतने कम प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं करेंगे, या फिर इससे ऊपर के कैपिटल में इस तरह के लोगों की एंट्री होगी। आप जब इतने रिएक्टर्स को, लगभग 40 नए रिएक्टर्स की प्लानिंग करते हैं, तो उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें बांटें। उनके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को ही अगर आप लाना चाहते हैं तो राज्यवार कि इस राज्य से कुछ चुनिंदा प्राइवेट प्लेयर्स निकलेंगे, वो बिडिंग करेंगे, वो यहां पर आएंगे, उनका पूरा चेकअप होगा, फिर जाकर वो अप्लाई करेंगे। देश में सभी तरफ से अगर प्राइवेट प्लेयर्स को बराबर मौका मिलने लगेगा तो देश का पूरी तरह से सही से विकास होगा। अदरवाइज पूरा देश कुछ चुनिंदा लोगों के कंट्रोल में चला जाएगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने देश पर राज किया, और आने वाले समय में ये देश की प्राइवेट कंपनियां देश पर राज करेंगी। ये सरकार अगर जानबूझ करके भी गलतियां कर रही है तो यह अपने आप में लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक होगा। साथियों, यह समझने की आवश्यकता है, प्राइवेट होना गलत नहीं है, लेकिन चुनिंदा लोगों के हाथ में होना गलत है। प्राइवेट के नाम पर तरीके बनाए जा सकते हैं। जहां तक बात आप और हम बैठ करके भी निकाल सकते हैं, वो साधारण सी बात है।
हर राज्य के अंदर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके उद्योग धंधे ठीक चलते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर कार्य में महारत रखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो बड़े सेठ हैं, ये खुद जाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगे, ये भी टैलेंट हायर करेंगे। ऐसे में सरकार और लोगों को इंट्रोड्यूस अगर करती है, तो फील्ड को लेवल प्लेइंग कर पाएगी। ये बड़ा विचार है जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। एक तरफ तो हम चाइना से बराबरी की बात करते हैं कि चाइना की तरह करेंगे, और दूसरी तरफ हम इन क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोगों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा, अपोजिशन जिन बिंदुओं को उठा रही है वो अडानी अंबानी विरोधी शब्द नहीं है, वो कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनने से इनकार है। बाकी अगर अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो मुसीबत बहुत होगी। खैर, फिलहाल चर्चा करते हैं कि किन और देशों में ऐसा हो रहा है। तो यूएस के अंदर यह काम 1954 से होता आ रहा है, फ्रांस में 1970 से होता आ रहा है, यूके में 1990 से, जापान में 1960 और 70 से प्राइवेट प्लेयर्स इस तरह से सक्रिय हैं। तो फिलहाल के लिए लक्ष्य जब आपने 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी का रखा है, सरकार उसके पीछे पड़ी है, तो लक्ष्य अच्छा है। लेकिन जहां हमने पॉइंट्स बताए उन पर भी आवश्यकता थी कि उन्हें भी एड्रेस किया जाता, या फिर आने वाले समय में उनके लिए भी प्लान किया जाए कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति एंट्री कर रहा हो तो कुछ फिक्स घरानों को ही यह सारा दायित्व मिले। इससे बचते हुए कैसे उन्हें लेवल प्लेइंग लाया जा सके, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, जैसे ही ये बात निकल कर आई, तत्काल प्रभाव से अडानी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन खोजते हुए देखे गए। तो ऐसा समझ में आने लगा कि इन लोगों ने ऑलरेडी सरकार से इस बिल को पास होने की सूचना ले रखी थी कि ये बिल आएगा। ये लोग पहले से ही काम पर लगे हुए थे। ये जो सामने दिख रही चीजें हैं, ये इतना ज्यादा सामने हो जाएंगी, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम उदाहरण है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक जरूरी बात, और वो ये, यदि आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। रखते नहीं हैं तो भी और रखते हैं तो भी, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज हम क्रिप्टो के नॉलेज पर लेकर आ रहे हैं। परसों यानी कि 25 तारीख से आपको वो उपलब्ध होगी बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर, तो देखना मत भूलिएगा। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप हमारी नई किताबें, एसएससी के लिए वन हैंड सॉल्यूशन, वन वन पॉइंट सॉल्यूशन जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज जिन्हें आप ले सकते हैं, उन्हें अवश्य चेक करिए। थैंक यू सो मच।